बाद सरान दिया से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर दिया कहती है तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ सरान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और तुम बस अपनी जिम्मेदारियों की वजह से मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो। लेकिन मुझे पता है चाहे तुम मुझे अपने आप से कितना भी दूर कर लो, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे। तो क्यों ना सरान हम दोनों फिर से एक हो जाए। और यहाँ पर दिया फिर से अपने ही ख्याली पुलाव पकाने लगती है, लेकिन तभी सरान उसके सारी ख्याली पुलाव पर पानी फेर देता है, ये कहकर कि दिया ये सब करना बंद करो, अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है, पर दिया का कोई इरादा नहीं होता सरान को भूलने का, क्योंकि उसे पता होता है कि सरान उसे अपने आप से चाहे कितना भी दूर करने की कोशिश कर ले, पर सरान अभी भी उससे प्यार करता है और वो इसी वजह से हार नहीं मानती। इधर रिया उस बीच को देखकर आंसू बहा रही होती है, तभी वहाँ पर सरान आता है और उस बीच को रोकने लगता है, लेकिन तभी रिया उसे रोक देती है और कहती है इस बीच को रोकने का क्या फायदा, जबकि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में अभी भी दिया उतनी ही मायने रखती है जितना वो पहले रखती थी। तुम अभी भी दिया को नहीं भूल पाए हो, जब तुम उसे भूल ही नहीं पाए तो तुम लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो सरान यहाँ पर रिया को समझाने की कोशिश करता है, पर रिया उसकी बात ही नहीं सुनती, क्योंकि उसे लगता है कि सरान की लाइफ में दिया की जगह कोई भी नहीं ले सकता, वो भी नहीं। और वो यही सारी गलतफहमी अपने दिल में पाल लेती है और उस बीज को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। उसके बाद रिया सरान से बिल्कुल भी बात नहीं करती, बल्कि उसे इग्नोर मारती है, जो सरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो बार बार मौके ढूंढता है रिया से बात करने की, पर रिया जरा सा भी उस पर ध्यान नहीं देती। इधर बरेली अपने पियोंसे और अपनी बहन के साथ बाहर डिनर करने के लिए आती है, तो वहाँ पर बिनी चैट को लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, जिसे देखकर उसे गलतफहमी हो जाती है कि चैट एक प्ले बॉय है जिसे बस लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना आता है, जिसे देखकर बिनी को बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद बिनी अपनी बहन को उसके पियोंसे के साथ अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। तो यहाँ पर पुनीत बरेली को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी एंगेजमेंट होने के बजाय सीधा शादी हो जाए, क्योंकि आज ना कल तो हमारी शादी होनी ही है, तो क्यों ना हम सीधा शादी ही कर ले। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमने बस एंगेजमेंट की ही तैयारी की है, इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होगी, और मुझे नहीं लगता कि मॉम और डैड इस बात के लिए मानेंगे। तो पुनीत कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि अब मैं तुमसे एक और मिनट दूर नहीं रह सकता। और यहाँ पर पुनीत अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में बरेली को फंसा लेता है और उसे जल्दी शादी के लिए मना लेता है। वेल पुनीत के कैरेक्टर को देखकर लगता है कि ये बंदा पक्का कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है, जो आगे चलकर बहुत बड़ा धमाका करेगा। दूसरी ओर चैट की नजर जब बिनी पे पड़ती है तो वो फिर से बिनी को पटाने के लिए उसके पीछे लग जाता है, पर बिनी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, क्योंकि चैट एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा होता है जिसके अंदर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं होती, और बिनी को यही सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, बल्कि उसे सच का आईना दिखाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा चैट देखता ही रह जाता है। उसके बाद चैट की नजर बरेली पर पड़ती है, तो वो वहाँ पर रिया के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि क्या सच में मिस्टर चकित की 3 बेटियां हैं, और वो यही सारी बातें बरेली से भी पूछता है। तो बरेली भी यहाँ पर उसे यही बताती है कि वो 3 बहनें हैं, और वो ये कहकर चैट से अपना पीछा छुड़ा लेती है, लेकिन वो काफी डर जाती है, क्योंकि अगर इस बारे में किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ा सियापा हो जाएगा। अगले दिन पुनीत बरेली की फैमिली से मिलने के लिए जाता है और वहां जाकर शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे देखकर बरेली के डैड को थोड़ा अजीब लगता है, पर बरेली की मॉम शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि आज ना कल तो उन्हें बरेली की शादी करनी ही है, तो क्यों ना अभी ही कर दे। तो उसके डैड कहते हैं अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुनीत और बरेली ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर चैट उन लोगों से मिलने के लिए आता है। बरेली जब चैट को देखती है तो वो अपनी मॉम को बताती है कि कल ये मुझे रेस्टोरेंट में मिला था और वहाँ पर वो रिया के बारे में पूछताछ कर रहा था। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो ये पता लगा सके कि रिया इस घर की बेटी है या नहीं। उसकी मॉम जब ये बात सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं, हम इसे भी हैंडल कर लेंगे। इधर बिनी जब चैट को अपने घर पर देखती है तो वो चैट से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चैट यहाँ पर फिर से बिनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे कहता है कि
मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे ही मिलने आया था। और यहाँ पर वो उसे महंगे तोहफे भी देने लगता है, पर बिनी उसे लेने से इनकार कर देती है। उल्टा उसके मंसूबों के बारे में जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करने आया है। तो बेचारा चैट यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं बताता कि वो यहाँ पर सरान के कहने पर आया है, ताकि वो रिया के बैकग्राउंड के बारे में पता लगा सके। उसके बाद चैट पूरी फैमिली से मिलता है और यहाँ पर अपनी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। तो मिस्टर चकित जब चैट के डैड का नाम जानते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो उनके दोस्त का बेटा है, इसलिए वो उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर चैट इस मौके का फायदा उठाकर पूरे घर की जासूसी करता है ताकि उसे रिया के बारे में कुछ पता चल सके। तो उसे वहाँ पर रिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, यहाँ तक कि वहाँ पर जितने भी फोटोग्राफ्स होते हैं उसमें कहीं भी रिया का फोटो नहीं होता, जिसे देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। तो बरेली ये सब नोटिस कर लेती है कि ये बंदा यहाँ पर बस रिया के बारे में ही पता लगाने आया है, इसलिए वो उसके डाउट को क्लियर करने के लिए एल्बम निकालती है और वहाँ जाकर उसे बताती है कि हम तीनों बहनें हैं, ये मेरी बड़ी बहन है जिसका नाम रिया है। और यहाँ पर पूरी फैमिली भी इस बात को कंफर्म करती है, जिसे सुनकर चैट पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि रिया मिस्टर चकित की बेटी नहीं है। दूसरी ओर सरान रिया को बहुत ही मिस कर रहा होता है, क्योंकि रिया उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो उसके कमरे में जाता है और वहाँ जाकर उस पर अपना प्यार लुटाता है और उसके बाद उसके लिए एक लेटर भी लिखता है, जिसे वो उसके बैग में छुपाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दिया रिया से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर वो डायरेक्टली रिया को कहती है कि वो सरान की लाइफ से दफा हो जाए, क्योंकि सरान उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले पर वो सरान का दिल कभी भी नहीं जीत पाएगी। इसलिए उसकी बेहतरी इसी में है कि वो यहाँ से चली जाए और अरुण के साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करे। पर रिया यहाँ पर दिया की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे पलट कर जवाब देती है। पर दिया पर रिया के किसी बात का कोई असर नहीं होता, उल्टा उसे वो 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी रिया सैड हो जाती है, क्योंकि दिया जो कह रही होती है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि वो कुछ भी कर ले पर वो दिया की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि दिया एक अमीर खानदान से बिलोंग करती है और वो एक अनाथ है जिसके खानदान का कोई अता पता नहीं है। और बेचारी यही सारी बातें सोच ही रही होती है कि तभी उसकी लाइफ में और मुश्किलें खड़ी करने के लिए अरुण भी वहाँ पर टपक पड़ता है और सारे लोगों को बताता है कि अब से मैं यहीं पर रहूंगा, क्योंकि मैंने इस शहर में एक ज्वेलरी शॉप खोली है, तो इसलिए अब मुझे चाहकर भी इस शहर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अब मैं रोज रिया से मिलूंगा। जिसे सुनकर सरान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अरुण अपनी अमीरगिरी का सौफ कर रहा होता है, जो सरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से इन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी सरान की मॉम उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाती है और सरान को कहती है अरुण हमारा मेहमान है और हमें मेहमानों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और वो ये कहकर अरुण को घर के अंदर लेकर चली जाती है। तो अरुण के अंदर जाते ही सरान यहाँ पर अरुण की गाड़ी के साथ जमकर मस्ती करता है और उसके टायर की सारी हवा निकाल देता है, क्योंकि उसे अरुण की अमीरगिरी बिल्कुल भी रास नहीं आती। और उसके बाद वो सीधा रिया के पास जाता है और उसे अपने साथ गांव चलने को कहता है। तो रिया जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो सरान के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती। पर सरान उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे अपनी गोदी में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है और रिया देखती ही रह जाती है। इधर अरुण भी रिया के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन सरान ने पहले ही उसका इंतजाम कर दिया होता है, जिस वजह से अरुण रिया के पीछे नहीं जा पाता। इधर रिया जब अरुण की ऐसी हालत देखती है तो उसे सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो अरुण के साथ इस तरह बिहेव कैसे कर सकता है। तो सरान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्यों तुम्हें अपने अमीर बॉयफ्रेंड के लिए बुरा लग रहा है। और यहाँ पर सरान फिर से रिया को अरुण को लेकर बातें सुनाने लगता है, जिसे सुनकर रिया को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। इसलिए वो यहाँ पर सरान को मारने लगती है, यहाँ तक कि उसे मरने की बद्दुआएं भी देने लगती है। आगे सरान रिया को गांव वापस लेकर तो आ जाता है, पर रिया उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती, बल्कि उसे इग्नोर मारती है, जो सरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद सरान मुखिया को अपना सारा प्लान बताता है कि उसे हेडक्वार्टर से परमिशन मिल गई है। वो बहुत जल्द अपनी पूरी टीम के साथ उस जंगल में जाएगा और उन डकैतों को ढूंढकर उन्हें अरेस्ट करेगा और शायद इस ऑपरेशन में बहुत लोगों की जान भी जा सकती है। मुखियाइन जब ये बात सुनती है तो वो सरान से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को सही सलामत उसके पास लेकर आए। तो मुखिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपनी वाइफ को कहता है तुम उस नकारा बेटी के लिए यहाँ पर सरान से रिक्वेस्ट कर रही हो, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी उसी नकारा बेटी की वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। अगर उसे अपने माँ बाप की इतनी ही पड़ी होती ना तो वो उस डकैत के साथ बिल्कुल भी नहीं भागती। अब उसके साथ जो भी होगा वो उसकी किस्मत होगी, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस बात पे मुखिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है भले ही तुमने अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया हो, पर मैं अपनी बेटी से अभी भी प्यार करती हूँ और मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती। या तो मेरी बेटी
सही सलामत मेरे पास वापस आएगी या तो ये ऑपरेशन नहीं होगा। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। सरान जब ये बात सुनता है तो उसे भी बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि चाहे मुखियान की बेटी कैसी भी हो, पर मुखियान अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती है, इसलिए वो चाहती है कि वो सही सलामत उसके पास वापस आ जाए। इधर रिया भी ये सारी बातें सुन लेती है और उसे भी मुखियान की फिक्र होने लगती है। उसके बाद रिया चौन को अपना मीडिएटर बनाकर सरान से ढेर सारे सवाल पूछती है और उसे ये भी कहती है कि मुखियाइन का कहना गलत नहीं है, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि उसकी बेटी सही सलामत रहे। तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम उन लोगों को बचाओगे? तो सरान कहता है ये सब इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें बचाने की। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तो चौन उन दोनों के बीच का मीडिएटर बनकर पूरी तरह से थक जाता है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने बैठे तो होते हैं पर एक दूसरे से सीधी मुंह बात भी नहीं करते। पर सरान यहाँ पर पूरी कोशिश करता है कि रिया उससे बात कर ले, पर रिया उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती, बल्कि उसे अपना गुस्सा दिखाकर वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद चौन सरान से पूछता है कि तुम दोनों की लड़ाई कब खत्म होने वाली है, जल्दी से प्लीज तुम दोनों लड़ाई खत्म कर लो, क्योंकि तुम दोनों के बीच का मीडिएटर बन बनकर मैं थक गया हूँ। दूसरी ओर अरुण दिया के पास जाता है और उसे जाकर पूरी बात बताता है कि सरान ने आज उसके साथ क्या किया। दिया जब ये बात सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता कि क्या सच में सरान रिया को पसंद करने लगा है, क्या वो सच में उसके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहता है। और बेचारी यही सारी बातें सोच सोच कर परेशान हो रही होती है। तभी वहाँ पर अरुण आता है और उससे पूछता है कि अब तुम आगे क्या करने वाली हो, क्या तुम सरान को लेकर गिव अप कर दोगी? तो दिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं सरान से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि सरान भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं सरान को अपने हाथ से जाने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब मुझे चाहे जो भी करना पड़े, पर मैं सरान को अपना बना कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरुण जब ये बात सुनता है तो वो उसे कहता है कहीं तुम सरान को पाने के चक्कर में रिया को नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाली। भूलो मत, मैं रिया से प्यार करता हूँ और मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो दिया कहती है मुझे रिया से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे सरान चाहिए और मैं सरान को पाने के किसी भी हद तक गुजर जाऊंगी। दूसरी ओर सरान सारे गाँव वालों के साथ मीटिंग करता है और सबको कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों की बेटियों को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें उन डाकुओं के इलाके के बारे में पता करना होगा कि आखिरकार उनका इलाका कहाँ पर है। और इस मामले में सिर्फ मुखियाइन की बेटी पिम ही हमारी मदद कर सकती है, इसलिए मुखियाइन आपको बीमार होने की एक्टिंग करनी होगी। जैसे ही आपकी बेटी को पता चलेगा कि आप बीमार हैं तो वो आपसे मिलने के लिए जरूर आएगी, तभी हमें उसके जरिए से उन डाकुओं के ठिकाने के बारे में पता चल जाएगा और हम उन पर हमला कर देंगे और इसी तरह हम आप लोगों की बेटियों को बचा लेंगे। तो मुखियाइन जब ये बात सुनती है तो उसे सरान का प्लान अच्छा लगता है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद सरान पेपर का खिलौना बना रहा होता है, तभी वहाँ पर रिया आती है अपने बाल संवारने के लिए। तो यहाँ पर सरान फिर से रिया से बात करने की कोशिश करता है, पर रिया उस किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो सरान यहाँ पर रिया को कहता है मैं बहुत ही खतरनाक मिशन पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए दुआ करो। वैसे मैंने अपनी मॉम से तो आशीर्वाद ले लिया है, अब बस तुम्हारी बारी है, अब तुम भी मुझे अच्छे से आशीर्वाद दे दो ताकि मेरा ये मिशन अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। तो रिया ये सारी बातें सुन लेती है पर उसे ब्लेसिंग्स नहीं देती, बल्कि मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है और सरान देखता ही रह जाता है। अगले दिन पिम को जब पता चलता है कि उसकी माँ बीमार है तो वो काफी परेशान हो जाती है और अपनी मॉम से चोरी छुपे मिलने की प्लानिंग करने लगती है। इधर रिया सरान की पूरी टीम के लिए खाना बनाती है ताकि वो लोग अच्छे से इस मिशन को कंप्लीट कर सके और वो ये सारा काम बड़े ही प्यार से करती है। सरान जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो इसी बहाने से रिया से फिर से बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है भले ही तुम मुझे ऐसा दिखाओ कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है और तुम चाहती हो कि मैं सही सलामत रहूं। तो फिर ये बात तुम अपने मुंह से क्यों नहीं बोलती, क्यों चुप्पी साधी हुई हो, प्लीज कुछ तो बोलो। पर रिया उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती, बल्कि उसे इग्नोर मारती है, जो सरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी ओर डाकुओं का सरदार अपनी पूरी टीम को अच्छे से तैयार कर रहा होता है और उन लोगों पर अपने काले जादू का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि कल जब वो लोग पुलिस वालों से लड़ाई करे तो उन लोगों के जान को कोई खतरा ना हो और वो लोग सही सलामत वापस आ सके। इसलिए वो उन लोगों पर अपनी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करता है और उन्हें सेफ रखने की कोशिश करता है। दूसरी ओर रिया सरान का बैग पैक कर रही होती है, तभी वहाँ पर सरान आता है और रिया से बात करने की कोशिश करता है, पर रिया फिर भी उससे बात नहीं करती। तो सरान बहुत कोशिश करता है उससे बात करने की, पर रिया बिल्कुल भी उससे बात नहीं करती। फिर सरान कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन कम से कम मेरे लिए प्रे तो करो ताकि मेरा ये मिशन सक्सेसफुल रहे। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तो रिया उसकी सारी बातें सुन लेती है पर उसके लिए प्रे नहीं करती, बल्कि चुपचाप जाकर सो जाती है। तो सरान समझ जाता है कि अब उसे कोई और ही पैतरा आजमाना होगा रिया से बात करने के लिए।